हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीटेड सीडीपी बूस्टर। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक सवाल दूं और सवाल का साथ में उत्तर भी दे दूं तो आप उत्तर को याद कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सवाल दूं और उत्तर आपको खुद ढूंढने को बोलूं तो आप उत्तर को समझेंगे। यही मानना था हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेरोम एस ब्रूनर का। तो आज की क्लास में हम जेरोम एस ब्रूनर की डिस्कवरी ऑफ लर्निंग थ्योरी को समझेंगे। स्पायरल करिकुलम क्या होता है ये समझेंगे। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट क्या है इसको समझेंगे। और लास्ट में इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिखेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और आसान भाषा में समझें डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। जेरोम एस ब्रूनर का पूरा नाम था जेरोम सैमुअल ब्रूनर। ये एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इनका मानना था कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ये कहते हैं कि विद्यार्थी ज्ञान को स्वयं निर्मित करता है, शिक्षक जो है वो केवल एक मार्गदर्शक होता है। इनकी थ्योरी के मुख्य विचार थे कि जो बच्चा है सीखने वाला एक सक्रिय है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है और किसी भी विषय को आप किसी भी एज में किसी भी आयु में आप पढ़ा सकते हैं, केवल विषय के स्तर को बढ़ा करके। विद्यार्थी अपनी पूरी जानकारी के आधार पर नया ज्ञान खुद निर्मित करता है। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है, एक प्रेरक की होती है, एक फैसिलिटेटर की होती है। ऐसे इनके विचार थे। इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, सेकेंड है स्पायरल करिकुलम, थर्ड है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और फोर्थ है स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, अब हम इनको ही समझेंगे कि किस कंसेप्ट में ये क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। बच्चा खोज के द्वारा सीखता है। जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा खुद करके, खोजबीन करके, छानबीन करके सीखता है। डिस्कवरी लर्निंग क्या है? जब विद्यार्थी स्वयं खोज करके, प्रयोग करके, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन करके, विश्लेषण करके ज्ञान प्राप्त करता है और टीचर वहाँ पर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल करता है, तब हमारी डिस्कवरी लर्निंग होती है। डिस्कवरी लर्निंग के कुछ स्टेज होते हैं। सबसे पहले टीचर बच्चों को प्रॉब्लम देता है, प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाती है। उसके बाद बच्चा उस पर हाइपोथेसिस बनाता है, परिकल्पना बनाता है। देन बच्चा उसको एक्सप्लोर करता है, वहाँ पर खोज करता है, अन्वेषण करता है और फिर बच्चा एनालाइज करता है एंड कंक्लूजन निकालता है। और उसके बाद बच्चा एक जनरलाइजेशन करता है कि अच्छा ये चीज़ इस तरह काम करती है और ये इस तरह से होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। टीचर ने बच्चे को बोला कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है। अब बच्चे ने वहाँ पे पहले परिकल्पना बनाई, हाइपोथेसिस बनाई कि शायद पौधे का पदार्थ जो है ना वो हरा होता होगा। फिर बच्चा करता है खोज, एक्सप्लोर करता है, अन्वेषण करता है और बच्चा पत्तियों का अवलोकन करता है, बहुत सारे प्रयोग करता है और जानकारी इकट्ठी करता है। और फिर उस जानकारी जो इकट्ठी कर रहा है, जो तथ्य बच्चे ने इकट्ठे किए हैं, अब वो उनको एनालाइज करता है, उनका विश्लेषण करता है, तुलना करता है और निष्कर्ष निकालता है कि पौधों में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वे हरे दिखाई देते हैं। और वह ऐसा नियम बना लेता है, सामान्यीकरण करता है, जनरलाइजेशन करता है कि अन्य पौधे भी इसी सिद्धांत के कारण हरे दिखते होंगे और ये सिद्धांत सब पर लागू होता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। टीचर ने बच्चे को पूछा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो यहाँ पे टीचर ने बच्चे को दे दी प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन हो गया है। अब बच्चा यहाँ पे हाइपोथेसिस करता है, अनुमान लगाता है, प्रयोग करता है, अवलोकन करता है और जानकारी का विश्लेषण कर बच्चा निष्कर्ष पर पहुंचता है और बताता है कि सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों में अपवर्तन होना और विक्षेपण होने से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कवरी ऑफ लर्निंग है, इसके 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन, सेकंड हाइपोथेसिस, थर्ड एक्सप्लोरेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ कंक्लूजन एंड सिक्स जर्नलाइजेशन। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इससे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। यहाँ बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ें सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी उसमें डेवलप होती है। बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करता है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चा सेल्फ लर्निंग करता है और जो लर्निंग वो कर रहा है वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग बच्चा यहाँ पर करता है। अब नेक्स्ट है हमारा जेरोम ब्रूनर का सेकंड कंसेप्ट स्पायरल लर्निंग। आइए समझते हैं स्पायरल लर्निंग क्या होता है। जब हम एक ही विषय को या एक ही कंसेप्ट को बार बार अलग अलग स्टैंडर्ड में उसकी बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बच्चों को समझाते हैं, उसकी गहराई के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये स्पायरल लर्निंग कहलाता है। आपके पास कोई टॉपिक है, आप उसे सारा ही उसका पूरा A to Z उसकी पूरी डेप्थ बच्चों को बेसिक क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते।
हम क्या करते हैं, एक सरल से लेकर जटिल की तरह चलते हैं और बच्चों को थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट उसकी एज के अकॉर्डिंग देते हैं। तो यही कहते हैं जेरोम ब्रूनर कि हम बच्चे को एक ही टॉपिक हर स्टैंडर्ड में पढ़ा सकते हैं, बस शर्त क्या है कि जो उसकी जटिलता का स्तर है वो बढ़ता जाना चाहिए। यानी कि एक ही टॉपिक आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन जो उसकी कंसेप्ट की डेप्थ है वो बढ़ती जानी चाहिए एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही था हमारा स्पायरल लर्निंग। जिस तरह स्पायरल का एक लूप होता है वो टूटता नहीं है, उसी तरह यहाँ पर भी आपकी लर्निंग का जो लूप है वो टूटेगा नहीं। आप सरल से लेकर जटिल तक बच्चों को पूरा ज्ञान दे देंगे उसमें। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चा जब फर्स्ट से सेकेंड क्लास में छोटा है तब हम उसे बस इतना ज्ञान देंगे कि पौधे क्या होते हैं, पौधे के पार्ट्स क्या होते हैं, अच्छा चित्र पहचान ले, उतना काफ़ी है। जब बच्चा 3rd to 5th में आ जाता है तो हम पौधे के पार्ट्स, पौधे के बीज आदि की जानकारी देते हैं। जब बच्चा 6th to 7th में आ जाएगा तो हम पौधे की प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन प्रक्रिया, जल का अवशोषण पौधा कैसे करता है, इस तरह की जानकारी बच्चों को देंगे। और जब बच्चा 8th to 10th में आ जाएगा तो हम बच्चों को पौधों का क्लासिफिकेशन करने के लिए बोलेंगे, इसका प्रजनन, उसके हार्मोन संरचना, कार्य आदि बच्चों को समझाया जाता है। और जब बच्चा 11th 12th में आ जाता है तो पौधे, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव रसायन, पारिस्थितिकी आदि की गहराई से समझ हम बच्चों को देते हैं। इसी तरह जो हमारा एक कंसेप्ट वही है पौधे, लेकिन पौधे के जो टॉपिक्स हैं वो कैसे सरल से कठिन की ओर होते जा रहे हैं बच्चे का स्टैंडर्ड बढ़ने के साथ साथ, यही है स्पायरल लर्निंग। स्पायरल लर्निंग का विचार जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, आप समझते हैं कि स्पायरल लर्निंग की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम एक ही विषय को बार बार पढ़ा सकते हैं, हर बार जो है अधिक गहराई से और अधिक जटिलता के साथ हम बच्चों को पढ़ाएंगे। सरल से कठिन की ओर हमारा ये कंसेप्ट चलता है और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलने वाला कंसेप्ट है। यहाँ बच्चा पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान से जोड़ लेता है। सीखना यहाँ पे एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों की समझ धीरे धीरे विकसित हो रही है, उनके ऊपर एकदम से सारा ज्ञान थोपा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सर्पिल पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी विषय को किसी भी उम्र में किसी भी स्तर पर किसी भी बच्चे को सिखाया जा सकता है यदि उसे सही रूप से प्रस्तुत किया जाए। यानी कि मेन चीज़ें यहाँ पे उसका ऑर्गेनाइज सही तरीके से होना, उसको सरल से कठिन की ओर हो, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हो। ठीक है, इस तरह से अगर हमारा ऑर्गेनाइज है तो हम बच्चों को उसे, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में कोई भी विषय हम पढ़ा सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर है स्पायरल करिकुलम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक सीखना जो है ना क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, विद्यार्थी की समझ जो है वो गहराई से बनती है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग उसकी होती है और विषय को भूलने की संभावना बहुत कम है। जीवन भर सीखने की आदत बच्चों की यहाँ पर विकसित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इनका कंसेप्ट है मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन उस तरीके को कहते हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति किसी भी जानकारी को, किसी भी विचार को या अनुभव को समझता है, संग्रहित करता है या व्यक्त करता है। यानी कि सिद्धांत बताता है कि बच्चा ज्ञान को समझने, सीखने के लिए 3 अलग अलग तरीकों का उपयोग करता है और वो 3 तरीके हैं एक्शन, इमेज और सिंबल। ठीक है, कोई बच्चा किसी ज्ञान को सीख किस तरह रहा है, किसी अनुभव को, किसी विचार को, कोई नई जानकारी को कैसे वो ग्रहण कर रहा है, उसका ये पैटर्न बताते हैं कि बच्चा 3 तरीके से जानकारी ग्रहण करता है। फर्स्ट है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि बच्चा यहाँ पे पहले करके सीखता है, फिर वो चित्रों से सीखता है, दैन वो प्रतीकों से सीखता है। ये भी हमारा सरल से जटिल है और ठोस से एब्स्ट्रैक्ट की ओर है। ये सीखने की स्वाभाविक प्रगति है और सीखा इसी तरीके से जाता है। ठीक है, अब हम इनको समझेंगे कि मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के 3 प्रकार किस तरह से काम करते हैं, बाय एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गतिविधि आधारित क्रियात्मक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग सीखता है। इस स्तर पर ज्ञान क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से होता है। बच्चा जो करेगा, जो एक्टिविटी करेगा, जो एक्सपीरियंस लेगा, उससे वो ज्ञान ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता है कि बच्चा यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखता है, वस्तुओं को छूकर, पकड़कर, प्रयोग करके सीखता है। कंक्रीट चीज़ इसको चाहिए यहाँ पर लर्निंग के लिए और ये गुण छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। जब छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, मिट्टी से खिलौने बनाना सीखते हैं या वो पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, तो यहाँ पर वो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, चित्रात्मक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर बच्चा चित्रों को देखकर, किसी मॉडल को देखकर, किसी मानसिक इमेज को देखकर बच्चा सीखता है, उसके माध्यम से सीखता है। जैसे कि हम बच्चों को ग्लोब दिखाते हैं, एप्पल दिखाकर बोलते हैं ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल है, सन की इमेज दिखाकर बताते हैं ये सन है, ये अर्थ है। इस तरह से बच्चा जो आइकॉनिक चीज़ों को सीख रहा है, आइकॉनिक वे में सीख रहा है,
वो है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी विशेषता होती है कि बच्चा यहाँ पे विजुअल लर्निंग करता है, चित्रों और मॉडल के माध्यम से बच्चा यहाँ पर सीख रहा है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये ठोस और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, अमूर्त के बीच की एक अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर बच्चा भाषा, शब्दों, प्रतीकों, संख्याओं से सीखता है। ये लर्निंग की सबसे उन्नत स्टेज मानी जाती है। यहाँ पर बच्चे की जो सोच है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के प्रति जागृत होती है। भाषा और प्रतीकों का बच्चा प्रयोग करता है। तार्किक चिंतन का बच्चे का विकास होता है और ये उच्च स्तर पर अधिगम बच्चा इसी प्रकार की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से करता है, जहाँ पर हम रासायनिक प्रतीकों को यूज़ करते हैं जैसे कि H2O, और हम पाई वगैरह यूज़ करते हैं गणितीय सूत्र में। ये सब एब्स्ट्रैक्ट है और ये सिंबॉलिक है। तो यहाँ पर बच्चा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक, अब कर लेते हैं थोड़ा रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जेरोम ब्रूनर किस अधिगम सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर छात्र स्वयं करके सीखते हैं। सेकंड है, ब्रूनर किस मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित हैं? तो वो कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट दोनों से संबंधित हैं। ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? अधिगम जो है वो एक एक्टिव प्रक्रिया है। यहाँ पर बच्चा एक्टिव रहकर ही सीख सकता है। डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो टीचर यहाँ पर एक फैसिलिटेटर या एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सर्पिल पाठ्यक्रम क्या है? सर्पिल पाठ्यक्रम होता है कि एक ही विषय को बार बार बढ़ती जटिलता के साथ पढ़ाते रहना। बार बार सीखने में समझ गहरी और स्थायी होती रहती है। इसके स्तर होते हैं सरल स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर। ठीक है, अब ये है फोर्थ कंसेप्ट जो जेरोम ब्रूनर ने दिया, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें टीचर छात्र को जब कोई कठिन कार्य आता है तो उसे सीखने में टीचर हेल्प करता है, लेकिन हेल्प कैसे करता है? अस्थायी, जो कि टेम्परेरी है। ठीक है, जब बच्चा कार्य में दक्ष हो जाता है, अपने काम को अच्छे से सीख लेता है, तो टीचर जो अपनी हेल्प दे रहा था ना, उस हेल्प को टीचर धीरे धीरे हटा लेता है और बच्चा अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से कर पाता है। इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ये बिल्कुल उसी तरह से है जब हम अपना घर बनाते हैं और लेंटर से पहले नीचे हम लकड़ियाँ लगाते हैं, बाँस लगाते हैं, और जब हमारा लेंटर मजबूत हो जाता है तो हम बाँस को हटा लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि टीचर यहाँ पर एक हेल्प करता है जो कि अस्थायी हेल्प है। जब बच्चा उस काम को पूरी तरह सीख जाता है तो टीचर अपनी हेल्प हटा लेता है। स्कैफोल्डिंग की मुख्य विशेषताएं होती है, बच्चा यहाँ पर अस्थायी सहायता प्राप्त करता है। छात्र की आवश्यकता के अनुसार टीचर यहाँ पर बच्चे की हेल्प करता है। इसका उद्देश्य धीरे धीरे छात्र को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना होता है। जब बच्चा आत्मनिर्भर बन जाता है, कार्य में दक्ष हो जाता है, तो ये जो हेल्प है, सहायता है, वो धीरे धीरे कम कर ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर टीचर जो है बच्चे को किस टाइप की हेल्प करेगा? बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, हिंट देगा, थोड़ी बहुत गाइडेंस दे देगा, थोड़ा सपोर्ट दे देगा और बच्चों से फिर धीरे धीरे अपनी जो हेल्प है उसको फेड अवे कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें अगर, तो बच्चे के पास टीचर का स्टार्टिंग में पूरा सपोर्ट रहता है। टीचर बच्चे से क्वेश्चन करता है कि आप मुझे एक सेंटेंस बनाकर दिखाओ छोटा सा। बच्चा सेंटेंस नहीं बना पाता। अब टीचर बोलता है, थोड़ा सपोर्ट करता है, हिंट देता है कि आई लाइक, अब बच्चा बोलता है एप्पल। अब टीचर कहता है और सेंटेंस बनाकर दिखाओ, तो बच्चा फिर फुल सेंटेंस बनाता है, आई लाइक मैंगो, आई लाइक बनाना, आई लाइक प्ले। इस तरह से बच्चा फुल सेंटेंस बना लेता है और टीचर अब अपना सपोर्ट हटा लेगा और बच्चे ने खुद सेंटेंस बनाने शुरू कर दिए। तो ये था हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य बच्चे को थोड़ा सहारा देना होता है, बच्चे को सहारे पर निर्भर बनाना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के 3 टाइप्स कौन से हैं? तो इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। 7th, इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का आधार क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन से बच्चा कैसे सीखता है? तो यहाँ पे बच्चा चित्रों की हेल्प से, मॉडल की हेल्प से और मानसिक इमेज की हेल्प से सीखता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बच्चा कैसे सीखता है? तो यहाँ पर बच्चा भाषा से, शब्दों से, साइन यानी कि प्रतीकों से और संख्याओं के माध्यम से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है विद्यार्थियों को अस्थायी सहायता देकर बाद में जब वो सीखने योग्य हो जाते हैं तो उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र अधिगम के योग्य बनाना हमारा मेन उद्देश्य होता है स्कैफोल्डिंग का। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इस शब्द को पहले वुड ने, ब्रूनर ने और रोस ने 1976 में यूज़ किया था।
12 क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार कोई भी विषय किसी भी बच्चे को कब पढ़ाया जा सकता है? जब उसे बौद्धिक रूप से उपयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाए, यानी कि उसको एक संगठित वे में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप बच्चे को किसी भी एज में कोई भी विषय पढ़ा सकते हैं। थर्ड है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? इसका है बच्चे से पहले प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चा फिर खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, विश्लेषण करेगा और फिर निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ये आधार है। 14 है, ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? तो ब्रूनर के अनुसार बच्चे जो हैं वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रूनर की थ्योरी किस प्रकार के शिक्षण पर बल देती है? तो ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर बल देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।